हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य की क्लास में। आज के वीडियो में हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि हमारी बोर्ड परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, अलंकार किसे कहते हैं? इसका आंसर है, काव्य में शोभा बढ़ाने वाले उपादान अलंकार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? आंसर, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। क्वेश्चन नंबर 3, शब्द अलंकार की परिभाषा लिखिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे शब्द में चमत्कार आ जाए, वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार में शब्दों को बदलकर पर्यायवाची शब्द रख देने से अलंकार नष्ट हो जाता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्थ अलंकार की परिभाषा लिखिए। आंसर, जब चमत्कार और चारुता शब्दों के अर्थ में होती है और एक शब्द के स्थान पर दूसरा पर्यायवाची शब्द रखने से उसका अर्थ नष्ट नहीं होता है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, जब वर्ण और वर्ण समूह की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो ये 4 प्रकार का होता है, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, शत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। क्वेश्चन नंबर 7, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखिए। तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण इस प्रकार से है, भरत भारती मंजुल मराली। क्वेश्चन नंबर 8, यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। आंसर, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग हो, कभी कभी पूरा शब्द 2 बार नहीं आकर उस शब्द का कुछ अंश ही दोबारा आता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 9, यमक अलंकार का उदाहरण लिखिए। यमक अलंकार का उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय वा पाए मोराय। इसका एक अन्य उदाहरण है, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। एक बेर का अर्थ है 3 बार और दूसरे बेर का अर्थ है 3 बेर, जो कि बोर होते हैं ना वो। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर है, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। जब वाक्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है और उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबे, मोती मानस जोन। क्वेश्चन नंबर 11, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, जब वक्ता की बात का श्रोता जानबूझकर गलत अर्थ लगाए, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 12, वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण लिखिए। इसका उदाहरण इस प्रकार से है, कौन द्वार पर हरि ने राधे, क्या वानर का काम यहाँ। क्वेश्चन नंबर 13, उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए। उपमा अलंकार की परिभाषा इस प्रकार से है, जब रंग रूप गुण क्रिया व स्वभाव आदि में समानता के कारण
एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 14, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो इसके 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। क्वेश्चन नंबर 15, उपमा अलंकार का उदाहरण लिखिए। तो इसका उदाहरण इस प्रकार से है: मुख कमल के समान सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 16, उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं: पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। क्वेश्चन नंबर 17, रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए। जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 18, रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं: साम रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक। क्वेश्चन नंबर 19, रूपक अलंकार का उदाहरण लिखिए। तो इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार से है। हम यहाँ पर 2 उदाहरण लिए हैं: चरण कमल मधु मंजू तुम्हारे। दूसरा उदाहरण है चरण सरोज पखारन लागा। क्वेश्चन नंबर 20, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखिए। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 21, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण लिखिए। इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार से है: अंबर में तारे मानो मोती अनगन हैं। क्वेश्चन नंबर 22, उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं: वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतीप अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो प्रतीप अलंकार की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है: प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। जहाँ उपमेय को उपमान सिद्ध करके उपमेय की उत्कृष्टता वर्णित की जाती है वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतीप अलंकार का उदाहरण लिखिए। इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार से है: श्री वदन सम हिमकरनाहि। क्वेश्चन नंबर 25, व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा लिखिए। आंसर: जब उपमेय को उपमान से किसी बात में बढ़कर बताया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 26, व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण लिखिए। व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण है साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। क्वेश्चन नंबर 27, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा लिखिए। जब सादृश्य के कारण भूल से उपमेय को उपमान समझ लिया जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 28, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण लिखिए। इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार से है: ओस बिंदु चूंग रही हंसिनी मोती उनको जान। क्वेश्चन नंबर 29, दृष्टांत अलंकार की परिभाषा लिखिए। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है: जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए या दूसरी बात के समर्थन में कही जाए वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 30, दृष्टांत अलंकार का उदाहरण लिखिए। तो इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार से है: जपत एक हरिनाम ते पातक कोटि बिलाही लघु चिंगारी एक ते घास ढेरी चरी जाई। क्वेश्चन नंबर 31, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है:
वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 32, विरोधाभास अलंकार का उदाहरण लिखिए। तो इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार से है। मैं अंधा भी देख रहा, रोती हो तुम रोती। क्वेश्चन नंबर 33, समासोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है। प्रस्तुत के वर्णन में समान अर्थसूचक विशेषणों द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 34, विभावना अलंकार की परिभाषा लिखिए। इसका आंसर इस प्रकार से है। जब कारण के न होने पर भी कार्य हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, बीनु पद चले सुने बीनु काना, कर बीनु कर्म करे विधि नाना। क्वेश्चन नंबर 35, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर इस प्रकार से है। जहाँ निर्जीव वस्तुओं पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 36, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण लिखिए। इसका उदाहरण है, उषा उदास आती है, मुख पीला ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, अनियोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। इसका उदाहरण है, इसकी परिभाषा है, जहाँ अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 38, अनियोक्ति अलंकार का उदाहरण लिखिए। तो इसका उदाहरण इस प्रकार से है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुनी लीजिए काल ही हमारी बार। इस प्रकार से हमने अलंकारों का अध्ययन किया है। अब हम व्याकरण के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 39, काव्य दोष किसे कहते हैं? रस का अपकर्ष करने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, काव्य गुण किसे कहते हैं? तो रस का उत्कर्ष करने वाले तत्व काव्य गुण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, च्युत संस्कृति दोष की परिभाषा लिखिए। उदाहरण, इसका आंसर है, जहाँ व्याकरण के नियमों के विरुद्ध शब्दों का प्रयोग करना च्युत संस्कृति दोष कहलाता है। इसका उदाहरण है, क्षण भर रहा उजाला में। यहाँ उजाले की जगह उजाले आना चाहिए था, इसीलिए यहाँ पर च्युत संस्कृति दोष है। क्वेश्चन नंबर 42, श्रुति कटुत्व दोष की परिभाषा लिखिए। तो श्रुति कटुत्व दोष की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, काव्य रचना सुनने में जो शब्द कठोर लगते हैं, सुनने में अच्छे नहीं लगते, कानों में खटकते हैं, वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। श्रुति कटुत्व दोष का एक उदाहरण है, कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृढ़ता, पर क्यों ना विषयों उत्कृष्टता करती, विषयों उत्कृष्टता विचारोत्कृष्टता। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रामत्व दोष की परिभाषा लिखिए। जहाँ काव्य में ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग किया जाए, वहाँ पर ग्रामत्व दोष होता है। इसका उदाहरण है, मुंड पर मुकुट धरे सोह थे गोपाल। यहाँ पर मुंड की जगह मोह आना चाहिए था, इसीलिए यहाँ पर ग्रामत्व दोष है। क्वेश्चन नंबर 44, अक्रमत्व दोष के परिभाषा लिखिए। इसका आंसर है, जहाँ वाक्य में
शब्दों का क्रम अनुचित हो वहाँ पर अक्रमत्व दोष होता है। उदाहरण है अमानुषी भूमि अबानरी करो। क्वेश्चन नंबर 45, दुष्क्रमत्व दोष की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर है दुष्क्रमत्व दोष की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। जब क्रम शास्त्र और लोक की दृष्टि से अनुचित हो वहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष होता है। इसका आंसर है राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग। तुरंग का मतलब है घोड़ा और मतंग का मतलब है हाथी, कि हमें घोड़ा दो नहीं तो हाथी दो। क्वेश्चन नंबर 46, अप्रतित्व दोष में की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर और इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। अप्रतित्व दोष की परिभाषा है किसी विशेष शास्त्र में प्रयुक्त किए गए जाने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ पर। इसका उदाहरण है विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल दे। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है 46, क्लिष्टित्व दोष की परिभाषा लिखिए। इसका आंसर है जब अर्थ सहज ही समझ में न आए, अर्थ को समझने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़े, वहाँ पर क्लिष्टित्व दोष होता है। उदाहरण है सारंग ले सारंग चलियो सारंग पुंगो आय, सारंग सारंग में दियो सारंग सारंग माय। यहाँ पर कई बार सारंग सारंग आया है, इसलिए यहाँ पर क्या अर्थ है यह भी नहीं ज्ञात होता है। अगला क्वेश्चन है ओज गुण की परिभाषा लिखिए। हृदय को वीरतापूर्ण भावों से भर देने वाली रचना ओज गुण से युक्त होती है। यह वीर, रौद्र, विभत्स रस और भयानक रस में पाया जाता है। इसमें संयुक्त और द्वित्व कठोर वर्णों की प्रधानता होती है। इसमें लंबे समास पाए जाते हैं। उदाहरण है हय रुंड गिरे गज झुंड गिरे कट कट अवनी शुंड गिरे। शुंड का अर्थ है यहाँ पर शेष। क्वेश्चन नंबर 48, प्रसाद गुण की परिभाषा लिखिए। आंसर है जिस रचना को पढ़ते ही अर्थ तुरंत ही स्पष्ट हो जाए वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। यह सभी रसों में पाया जाता है। प्रसाद का अर्थ है स्वच्छता और निर्मलता। उदाहरण विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हे नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। यह प्रसाद गुण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा माधुर्य गुण की परिभाषा लिखिए। इसका आंसर है जिस रचना को पढ़कर चित्त द्रवित और आनंद विभोर हो जाए वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। यह श्रृंगार, करुण और शांत रसों में पाया जाता है। इसमें पंचम वर्ण अनुस्वार युक्त वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अल छोटे समास का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है मंद मंद मुरली बजावत अदर दरे मंद मंद निकस्यो मुकुंद मधुबनते। क्वेश्चन नंबर 50, गण किसे कहते हैं? इसका आंसर है 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। इसके 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, काव्य में छंद का क्या महत्व है? इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 51, काव्य में छंद का प्रयोग क्या महत्व है? तो इसका आंसर है कविता में छंद के प्रयोग से पाठक या श्रोता के हृदय में
सौंदर्य बोध की गहरी अनुभूति होती है। छंद से कविता में सरसता और गेयता आती है, जिससे अभिरुचि बढ़ जाती है। छंदबद्ध कविता सुगमता से याद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, छंद किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं? अक्षर, अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। इसके दो भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। क्वेश्चन नंबर 53, वसंत तिल का छंद के लक्षण लिखिए। इसका आंसर है, यह वर्णिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इसमें त, ब, ज, ग का क्रम होता है। तो इसका इस प्रकार से तगण, भगण, जगण, जगण और गागा। क्वेश्चन नंबर 54, वसंत छंद के लक्षण लिखिए। इसका आंसर है, यह वर्णिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इसमें जगण, तगण, जगण, रगण का क्रम होता है, यानी कि ज, त, ज, र का क्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 55, द्रुत विलंबित छंद के लक्षण लिखिए। तो इसका आंसर है, यह वर्णिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इसमें न, ब, र का क्रम होता है। नगन, भगन, भगन और रगन का क्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 56, मालिनी छंद के लक्षण लिखें। इसका आंसर है, यह वर्णिक छंद है। 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। इसमें 8 व 7 पर यति होती हैं। इसमें न, म, य का क्रम होता है। नगन, मगन, यगन, यगन। क्वेश्चन नंबर 57, चौपाई छंद के लक्षण लिखें। आंसर, यह मात्रिक समछंद है। 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं। अंत में गुरु लघु नहीं होते हैं। इसका क्रम क्वेश्चन नंबर 58, गीतिका छंद के लक्षण लिखिए। तो यह मात्रिक समछंद है। 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। 14 व 12 पर यति होती हैं। क्वेश्चन नंबर 59, हरिगीतिका छंद के लक्षण लिखिए। इसका आंसर है, यह मात्रिक समछंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 व 12 पर यति होती हैं। क्वेश्चन नंबर 60, इसके अंत में गुरु लघु होते हैं। गीतिका के प्रारंभ में 2 मात्रा जोड़ने से हरि गीतिका छंद बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, उलाला छंद के लक्षण लिखिए। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरण में 15 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा और रोला के मेल से बनता है। इसके विषम चरण अर्थात पहला और तीसरा चरण, सम चरण अर्थात दूसरा और चौथा चरण समचरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 61, कुंडलिया छंद के लक्षण लिखिए। यह विषम मात्रिक छंद है। यह दोहा और रोला के मेल से बनता है। दोहा के अंत के शब्द रोला के प्रारंभ में और रोला के अंत के शब्द दोहे के प्रारंभ में होते हैं। दोहा विषम चरण में 13 मात्राएं, समचरण में 11 मात्राएं, समचरण के अंत में गुरु लघु होता है। रोला छंद के सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 वर्ण पर यति होती हैं। क्वेश्चन नंबर 62, छप्पय छंद के लक्षण लिखिए। इसका आंसर है, यह विषम मात्रिक छंद है।
रोला और उलाला के मेल से बनता है। रोला सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं 11 वर्ण पर यति होती हैं। उलाला छंद यह अर्ध सममात्रिक छंद है। विषम चरण में 15 और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो आज हमने कुछ हिंदी साहित्य के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है, जो कि हमारी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।